गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम बीएससी थर्ड ईयर की वीडियो से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक नया कुल रैनन कुल, इसी के बाद एक सेकंड कुल या फिर एक नया कुल प्रारंभ कर रहे हैं और इस कुल का नाम है पेपीवेरेसी। ठीक है, इस कुल का नाम क्या है? पेपीवेरेसी। तो हम इस कुल को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के लक्षणों के लिए, लेकिन लक्षणों से पहले देखते हैं इसका एक बार वर्गीकरण कि इसका वर्गीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डिवीजन मतलब है प्रभाव। तो पेपीवेरेसी का प्रभाग कौन सा है? एंजियोस्पर्म। आपको बता दूं कि पेपीवेरेसी का एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है जिसके हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, वो है पेपेवर सोमनिफेरम। याद आ गया होगा आपको, अफीम का वैज्ञानिक नाम है। तो ज्यादातर ये जो अफीम वाले प्लांट्स हैं वो किससे संबंधित हैं? पेपीवेरेसी। एक छोटा सा कुल है जिसमें लगभग 26 वंश और 200 जातियां उपस्थित है, बस। तो ये छोटा कुल है, ज्यादा कुछ इसका विशेष वर्णन है नहीं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ है? प्रभाग दिया हुआ है। प्रभाग क्या आ जाएगा इसका? एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म प्रभाग क्यों आया? क्योंकि इसमें जो बीजांड होंगे वो बीजांड कैसे होते हैं? आवृत। इसके बीजांड कैसे होते हैं? आवृत होते हैं, मतलब घिरे हुए रहते हैं, बंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उप प्रभाग की। तो उप प्रभाग में आएगा द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोटिलोडोन या फिर द्विबीजपत्री। इसे द्विबीजपत्री में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2। कितने बीज पत्र पाए जाते हैं इनमें? 2। इसलिए किस में रखेंगे? द्विबीजपत्री में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके वर्ग की। तो इसमें वर्ग पाया जाता है पॉलीपेटली। वर्ग कौन सा होगा? पॉलीपेटली वर्ग। ठीक है, पॉलीपेटली वर्ग की विशेषता क्या है? पॉलीपेटली वर्ग की विशेषता यह है कि इसमें बाह्य दल एवं दलपुंज जो होंगे वो पाए जाएंगे और वो आपस में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो इनमें बाह्य दल भी पाए जाएंगे और दलपुंज भी पाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी श्रृंखला की। तो इसकी श्रृंखला है थैलिमोफ्लोरी। श्रृंखला कौन सी है? सीरीज कौन सी है? थैलिमोफ्लोरी। ठीक है, थैलिमो जो फ्लोरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? जायांगधर। ठीक है, इसके जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? जायांगधर होंगे। जायांगधर मतलब जायांग सबसे ऊपर होगा और बाकी सारे कहां होंगे? नीचे स्थित होंगे। उसके बाद अगर इसके गण की बात करें तो इसका गण क्या है? पैराइटल्स। इसके गण कौन सा होता है? पैराइटल्स। पैराइटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि पैराइटल्स की मुख्य विशेषता होती है मुक्त पुंकेसर। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? मुक्त पुंकेसर। पुंकेसर कैसे होंगे? मुक्त होंगे। और इसके अलावा क्या होगा? सीमांतीय या फिर भित्तीय बीजांडान्यास पाया जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्या होती है? मुख्य विशेषता। तो ये है वर्गीकरण किसका? पेपीवेरेसी का। पेपीवेरेसी क्या है? अफीम नामक जो पौधा होता है वो इसी कुल का ही एक छोटा सा कुल है। लगभग 26 इसके वंश हैं और 200 इसकी क्या है? जातियां। वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसका प्रभाग कौन सा है? एंजियोस्पर्म। उप प्रभाग या सब डिवीजन कौन सा है? डाइकोट। वर्ग कौन सा है? पॉलीपेटली। श्रृंखला या सीरीज कौन सा है? थैलिमोफ्लोरी। और ऑर्डर या गण कौन सा है? पैराइटल्स। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका है वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण के बाद हम स्टार्ट करेंगे अब इसके सामान्य लक्षणों को कि पेपीवेरेसी कुल के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पेपीवेरेसी कुल के वर्गीकरण के बाद
अब इसके सामान्य लक्षणों के, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपरवेसी कुल का वितरण। इस कुल के जो पौधे हैं वो सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों में। और एक तरह से कहा जाए तो सर्वव्यापी नहीं है, कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्रों में ही मिलेंगे, तो सर्वव्यापी नहीं है। और संपूर्ण पृथ्वी पर इसके कितने वंश पाए गए हैं? लगभग 26 वंश। और जातियों की संख्या है वो बताई गई है 2000। तो इनके वंश कितने हैं? लगभग 26 वंश। और जातियां कितनी हैं? लगभग 2000। ठीक है। उसके बाद बात करें इनकी प्रकृति की या हैबिट की, तो इनमें दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के पौधे मतलब इनमें एक वर्षीय भी पौधे पाए जाते हैं, तो बहुवर्षीय पौधे भी वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। एक वर्षीय जो पौधे होंगे वो शाकीय होंगे, और जो बहुवृक्षीय पौधे होंगे वो कैसे होंगे? वृक्ष के रूप में पाए जाएंगे। तो दोनों प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, एक वर्षीय भी और बहुवर्षीय भी, दोनों प्रकार के क्या पाए जाएंगे? पौधे पाए जाएंगे। एक वर्षीय पौधों के रूप में इनमें पेपेवर सोमनिफेरम, कौन सा? पेपेवर सोमनिफेरम पाया जाता है। जबकि बहुवर्षीय पौधों के रूप में मैकेनोप्सिस नामक पौधा वृक्ष के रूप में इनमें पाया जाता है। तो मैकेनोप्सिस जो पौधा है वो तो बहुवर्षीय वृक्ष के रूप में पाया जाता है, जबकि एक वृक्षीय शाकीय पौधे की अगर बात करें तो कौन सा पाया जाएगा? पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है। तो एक वर्षीय रूप में पाए जाएंगे और बहुवर्षीय रूप में भी पाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके मूल की, मतलब इनके जड़ों की। ठीक है। तो अगर इनके मूल की बात करते हैं तो इनमें किस प्रकार की मूल पाई जाती है? इनमें पाई जाती है मूसला मूल। टैप रूट इनमें पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। और यह मूसला मूल भी कैसी होती है? शाखित होती है, जिससे एक विशेष प्रकार का पदार्थ बाहर निकलता है। इस पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है, जो ज्यादातर नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा कभी कभी यह पीले एवं सफेद रंग का भी होता है। ठीक है। तो अगर जड़ की बात करें तो कौन सी जड़ पाई जाएगी? मूसला जड़। कौन सी जड़ पाई जाएगी? मूसला जड़। किनके अंदर? इन पौधों के अंदर मूसला जड़ पाई जाएगी। और ये जड़ कैसी होगी? शाखित होगी, जिनके द्वारा क्या स्त्रावित किया जाएगा? लेटेक्स। ठीक है। इसको हिंदी में रबड़ क्षीर भी कहा जाता है। लेटेक्स को क्या कहते हैं? रबड़ क्षीर। तो इनसे क्या स्त्रावित होता है? लेटेक्स या फिर रबड़ क्षीर। किस रंग का पदार्थ होता है? या तो नारंगी रंग का, या पीले रंग का, या फिर सफेद रंग का। ठीक है। जो तने से भी स्त्रावित होगा, मूल से तो होता है जो होता है, तने से भी स्त्रावित होता है। और इनका जो फल है उस फल से भी, कच्चे फल से भी लेटेक्स स्त्रावित होता है। तो ये जो लेटेक्स है या जो रबड़ क्षीर है, ये जड़ से भी स्त्रावित होगा, यह तने से भी स्त्रावित होगा, एवं यह इसके फल से भी स्त्रावित होगा। तीनों पदार्थों से क्या स्त्रावित होगा? लेटेक्स स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है? लेटेक्स स्त्रावित होता है। ठीक है। तो ये है इसकी जड़ के बारे में। अगर इसकी बात करें तने की, तना मतलब स्टेम, तो इसका जो तना होगा वो वायवीय होगा, शाखित होगा, ऊर्ध्व होगा, ठोस होगा, एवं बेलनाकार होता है। ठीक है। और इसके द्वारा कभी कभी क्या स्त्रावित किया जाता है? लेटेक्स। तना कैसा होगा? वायवीय, मतलब भूमि के ऊपर पाया जाएगा, ये तो कंफर्म है। और कभी कभी ये वृक्ष और झाड़ी के रूप में भी, वृक्ष और शाख के रूप में भी दिखता है, ये बता चुका मैं आपको। इसके अलावा तना कैसा होगा? शाखित होगा, शाखाओं में बटा हुआ होगा। इसके अलावा तना कैसे होगा? ऊर्ध्व होगा। ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और अंदर से कैसा होगा? कोई वायु रिक्तिकाएं नहीं पाई जाएंगी, तो कैसा होगा? मुख्य रूप से ठोस होगा। और
बेलनाकार होगा और इसके तने के द्वारा क्या स्त्रावित किया जाएगा, लेटेक्स। क्या स्त्रावित किया जाएगा इसके तने के द्वारा, लेटेक्स। यह है इसके तने की विशेषताएं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे और चीजें लिखनी है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर बात करें इसके वितरण की तो ज्यादातर कहां मिलेगा, शीतोष्ण प्रदेशों में। कहां मिलता है, शीतोष्ण प्रदेशों में। तो शीतोष्ण प्रदेशों में इसके लगभग कितने वंश उपस्थित है, 26 वंश, और जातियां कितनी है, लगभग 2000 जातियां। ये हो गया इसका वितरण। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो यह एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय दोनों रूपों में पाया जाता है। एक वर्षीय रूप में होगा तो ये शाकीय रूप में पाया जाएगा, शाक के रूप में होगा, और अगर बहुवर्षीय होगा तो यह वृक्ष के रूप में पाया जाएगा। एक वर्षीय रूप में पाए जाने वाले जो पौधे का एग्जाम्पल है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। और अगर हम बात करते हैं इसके वृक्ष की यानी कि बहुवर्षीय पौधे की, तो उसका एग्जाम्पल है मैकोनोप्सिस। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैकोनोप्सिस। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके मूल की, तो इसमें किस प्रकार की मूल पाई जाती है, मूसला मूल, जो कैसी होगी, शाखित होगी, और इसके द्वारा क्या स्त्रावित किया जाएगा, लेटेक्स या फिर रबर शीट। उसके बाद अगर तने की बात करें तो इसका जो तना होगा वो बेलनाकार होगा, वायवीय होगा, शाखित होगा, ऊर्ध्व होगा और ठोस होगा, और ऊर्ध्व होगा, ठोस होगा, बेलनाकार होगा, शाखित होगा। ये सारे इसमें गुण पाए जाएंगे। और इसके तने से भी क्या स्त्रावित होता है, लेटेक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर लेटेक्स स्त्रावित करने का जो कार्य है वह तने के द्वारा भी किया जाता है, जड़ के द्वारा भी किया जाता है, एवं फल के द्वारा भी किया जाता है, जो नारंगी, पीले अथवा सफेद रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसे हिंदी में रबड़ शीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ लक्षण। अब लक्षणों में हम नेक्स्ट लेते हैं इसकी पत्तियां या फिर लीव्स। ठीक है, तो इसकी जो पत्तियां होंगी उसमें, क्योंकि द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है, तो इनके अंदर जालिकावत सिरा विन्यास, वेनेशन जो होगा, सिरा विन्यास जो होगा वो कैसा होगा, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा। पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होगा, जालिकावत सिरा विन्यास। मतलब जो पत्ती होगी उस पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, जाल। एकांतर नहीं होगा, जैसे ये पत्ती है ये तो है एकांतर सिरा विन्यास। और अगर मिडरिब हो गई, और मिडरिब में क्या है, बहुत से छोटे छोटे क्या उपस्थित है, जाल से जाल से जाल से, तो ये क्या हो जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, तो जालिकावत सिरा विन्यास में क्या होगा, एक पत्ती होगी, उस पत्ती में एक मिडरिब होगी, मध्य शिरा होगी, मध्य शिरा से पार्श्व में छोटी छोटी शिराएं और निकली होंगी, जिनमें और छोटे छोटे शिराओं का क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाता है। ये है जालिकावत सिरा विन्यास, और ये है एकांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधे हैं इसलिए किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाएगा, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, इसके अलावा जो पत्तियां होंगी वो कहाँ लगी हुई होंगी, सीधा स्तंभ पर, इसलिए इसे स्तंभिक विन्यास भी कहा जाता है। ये पत्तियां कैसी होंगी, एकांतर क्रम में। कैसी होती हैं, एकांतर क्रम में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस प्रकार कैसी पाई जाएंगी ये पत्तियां पाई जाएंगी एकांतर क्रम में। और ये पत्तियां सवृंत भी हो सकती हैं और अवृंत भी हो सकती हैं, मतलब इनमें वृंत उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इनकी पत्तियों की विशेषता। पहली बात, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा क्योंकि द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है। दूसरा, पत्तियां कहाँ लगी होंगी, सीधे स्तंभ पर लगी हुई होंगी पत्तियां। इसके अलावा पत्तियों का विन्यास कैसा रहेगा, एकांतर। और पत्तियां जो होंगी या तो सवृंत होंगी या फिर अवृंत होंगी, मतलब या तो उनमें वृंत पाया जाएगा या फिर वृंत नहीं पाया जाएगा। ये बात हो गई इनके पत्तियों की। अब अगर इनके पुष्पक्रम की बात की जाए, भाई इनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, तो अगर इनके पुष्पक्रम की बात की जाए तो इनमें इनमें कैसा होगा, इनमें सहसीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाएगा। सहसीमाक्ष मतलब वह पुष्पक्रम जिसकी सीमा किसी एक पुष्प पर समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या होगा, एकल शीर्षस्थ पुष्प होगा सबसे पहले, मतलब जैसे ये पादप है तो इस पादप के शीर्ष पर एक पुष्प उगेगा
और उसी पुष्प के साथ इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब जो वृद्धि होगी वो सीमा में होगी, निश्चित होगी, और ये पुष्प सबसे प्राचीन होगा। उसके बाद जो पुष्प होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नवीन होंगे। इस प्रकार के पुष्पक्रम को कहा जाता है ससीमाक्ष पुष्पक्रम, और ससीमाक्ष पुष्पक्रम इनके अंतर्गत पाया जाता है। अब इनमें जो पुष्प होता है वह होता है सवृंत, मतलब पुष्प में वृंत पाया जाता है। और पुष्प कैसा होगा, पूर्ण होगा। इसके अलावा पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी। सवृंत होगा, पूर्ण होगा और द्विलिंगी होगा। सवृंत मतलब वृंत पाया जाएगा, पूर्ण मतलब चारों अवयव होंगे। चार अवयव कौन कौन से होंगे, सब जानते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोशियम और गायनोशियम। मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग चारों हैं, इसलिए कैसा है, पूर्ण है। और चूंकि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों है, पुमंग और जायंग दोनों हैं, तो पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। ठीक है, तो पुष्प कैसा है, सवृंत है, पूर्ण है और द्विलिंगी है। जबकि पुष्पक्रम कैसा है, ससीमाक्ष प्रकार का। इनमें क्या पाया जाता है, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम ससीमाक्ष है, एकल शीर्षस्थ है, मतलब शीर्ष पर एक ही पुष्प पाया जाएगा, और उसके बाद जो शेष पुष्प आएंगे वो उससे नीचे आएंगे। और वो जो शीर्ष पर होगा वो कैसा होगा, पुराना पुष्प होगा, सबसे पुराना वही पुष्प होगा। ठीक है, पुष्प कैसे होंगे, सवृंत होंगे, वृंत उपस्थित होगा। इसके अलावा पूर्ण होंगे, मतलब चारों चक्र पाए जाएंगे। और इसके अलावा कैसे होंगे, द्विलिंगी। द्विलिंगी का तात्पर्य क्या है, द्विलिंगी का तात्पर्य है कि इन पुष्पों के अंदर पुमंगी भी उपस्थित होंगे तो जायांग भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये था पेपरवेरेसी कुल का एक सामान्य परिचय, जिसमें हमने सब देखा है। वर्गीकरण देख लिया, वितरण देख लिया, प्रकृति देख ली, मूल देख लिया, तना देख लिया, इसके अलावा पत्तियां देख ली, पुष्पक्रम देख लिया और पुष्प देख लिया। अब इसका बचा है वही पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र और आर्थिक महत्व। उसके बाद आपका पेपरवेरेसी भी हो जाएगा कंप्लीट। छोटा सा ही कुल है, ज्यादा बड़ा कुल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके जो पुष्पचित्र, पुष्प सूत्र और आर्थिक जो महत्व है उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।